हेलो फ्रेंड्स, राधिका क्लासेस में आज आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। हिंदी में हम आपको भाषा चैप्टर पढ़ाएंगे। हिंदी ये यूपी पीसीएस और भी एग्जामों में बहुत पूछी जाती है। ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम भाषा के बारे में आज पढ़ेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति अर्थात बोलना। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसको हम बोल कर समझाते हैं, और लिखित भाषा वह होती है जिसको हम लिख के बताते हैं। मौखिक भाषा में हम व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन लिखित भाषा में हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। किसी देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं, बोली, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा। वह भाषा जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है अर्थात प्रयोग की जाती है, उसे बोली कहते हैं। जैसे अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि। राजभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी कामकाजों के लिए होता है, राजभाषा कहलाती है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की संवैधानिक राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संवैधानिक राजभाषा का दर्जा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जिसको किसी देश में सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से मान्यता प्राप्त हो, राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी, मंडारिन, चीनी एकमात्र भाषा है। आगे हम आते हैं। अनुच्छेद 345 के तहत किसी भी राज्य को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। परिनिष्ठित भाषा वह भाषा जो व्याकरण का प्रयोग करती है, परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। इसे हम मानक भाषा भी कहते हैं। अब मानक भाषा क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग साहित्यिक रूप में किया जाता है, मानक भाषा कहलाती है। हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है। सबसे पुरानी दक्षिण भाषा तमिल है। अब हम आते हैं भाषा परिवार। आपस में संबंधित भाषा को भाषा परिवार कहते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: बहुरूपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार यानी हामी सामी परिवार भी कहते हैं। तो बहुरूपीय परिवार में आर्य भाषा परिवार भी कहते हैं। इसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन आती है। द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी आती है। चीनी तिब्बत परिवार, इसे नाग परिवार भी कहते हैं। इसमें मंडारिन, तिब्बती, वर्मी आती है। आस्ट्रिक परिवार इसे हामी शामी परिवार कहते हैं। इसमें अफ्रीकी, अरबी, दुरानी, ईरानी आदि भाषा आती है। भारत में भाषा में सबसे अधिक पुरानी बहुरूपीय भाषा परिवार है। इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर हम आगे आते हैं। काल के आधार पर आर्य भाग को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। इसमें वैदिक संस्कृति व लौकिक संस्कृति के बारे में बताया गया। लौकिक संस्कृति में हमारी महाभारत और रामायण लिखी गई है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो वो महाभारत है। मध्य आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा आती है। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व ईसा से अब तक। हिंदी एवं हिंदी की पशवर्ती भाषा, प्रारंभिक भाषा एवं अपभ्रंश हिंदी। हिंदी की उत्पत्ति कैसी? पहले हिंदी संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी। संस्कृत को आदि भाषा, सबसे पुरानी भाषा, प्रारंभिक भाषा, आदि जननी, वेदों की भाषा कहा जाता है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ये कुछ पॉइंट्स है जिनसे आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 लाइनर आपको तैयार हो जाएंगे। संस्कृत अपभ्रंश से पाली की उत्पत्ति हुई है, जो बौद्ध साहित्य की भाषा बनी। बौद्ध साहित्य जो है हमारा पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्नो पाली ग्रंथ है। पाली का अपभ्रंश रूप प्राकृत है।
प्राकृत भाषा जैनियों की भाषा थी, जिसमें जैन साहित्य लिखा गया। देखिए, हमारा जो बौद्ध साहित्य है वह जो है पाली भाषा में लिखा गया है, पर जैन साहित्य जो है वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत आगे चलकर अभ्रंश में परिवर्तित हो गई, जिसका अर्थ है टूटी फूटी भाषा या बिगड़ी हुई भाषा। अभ्रंश का समय 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। अभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू माने जाते हैं, जिनकी रचना पाउंचर्यू है, जिसे हम राम काव्य भी कहते हैं, जिसे अभ्रंश की प्रथम रचना मानी जाती है। स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हमने भाषा के बारे में इतना आपको डिटेल में बताया। इसके सेकंड पार्ट में मैं आपको भाषा के बारे में और जानकारी दूंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे मैं आगे और वीडियो बना सकती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगले बार में बताऊंगी। आगे की जो चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।